जैव भूगोल में हम पादपों का पारिस्थितिकी वर्गीकरण का अध्ययन कर रहे थे। आज तापमान के आधार पर अपन इनका वर्गीकरण, वर्षा की जल उपलब्धता और वर्षा के विस्तार के आधार पर अलग अलग हेडिंग्स के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तापमान जलवायु कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ताप का प्रभाव पौधों की शारीरिक रचना, समस्त जैविक क्रियाओं, प्रजनन व भौगोलिक वितरण पर पड़ता है। समस्त जैविक क्रियाएं 0 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के अंतर्गत होती हैं। इस ताप परिसर की सीमा के बाहर जीवों की समस्त जैविक क्रियाएं एकदम कम हो जाती हैं अथवा रुक जाती हैं। साधारणतः पौधे 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भली प्रकार वृद्धि करते हैं, परंतु कुछ पौधे जैसे जीवाणु तथा ईस्ट बॉइलिंग टेम्परेचर से भी अधिक तापमान पर जीवित रहते हैं। पौधों पर ताप का प्रभाव दो प्रकार से पड़ता है। एयर टेम्परेचर पौधों की शाखाओं, पत्तियों, फल एवं फूल इत्यादि की वृद्धि पर प्रभाव डालता है, और सॉइल टेम्परेचर पौधों की जड़ों के विकास पर तथा उनके द्वारा जल के अवशोषण को प्रभावित करता है। तापक्रम के आधार पर हम वनस्पति को 4 भागों में बांटा गया है या बांट सकते हैं। पहला है उच्च तापी, मध्य तापी, न्यून तापी और अति न्यून तापी। उच्च तापी में ये वे पौधे हैं जिनकी वृद्धि विकास के लिए लगातार अधिक तापक्रम चाहिए। ये वनस्पति उन भागों में पाई जाती है जहाँ पर पूरे वर्ष उच्च तापमान रहता है। उष्णकटिबंध में उगने वाली वनस्पति इसी प्रकार की होती हैं। मध्य तापी ये वे पौधे होते हैं जो कम ताप को कुछ समय तक सह सकते हैं। ये वनस्पति उन स्थानों पर पाई जाती है जहाँ उच्च एवं कम तापक्रम एकांतर क्रम में पाया जाता है। फिर आता है न्यून तापी। इस प्रकार की वनस्पति का कम तापक्रम पर वृद्धि एवं विकास होता है। इसमें गर्मी का अधिक ताप सहने की सामर्थ्य नहीं होती। ऐसे स्थानों पर मिश्रित शंकुधारी वन पाए जाते हैं। अति न्यून तापी अत्यधिक कम तापक्रम वाले स्थानों पर उगने वाले पौधे इस श्रेणी में आते हैं, और इसमें एल्पाइन वनस्पति जो है उसको शामिल किया जाता है। वर्षा के आधार पर वर्षा की मात्रा का किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति से गहरा संबंध है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पौधों की कम वृद्धि होती है तथा लगातार अधिक वर्षा से अधिक वनस्पति होती है। वार्षिक वर्षा की मात्रा के आधार पर ही किसी क्षेत्र की वनस्पति का निर्धारण होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में संपूर्ण वर्ष अधिक वर्षा होने से वहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ऐसे स्थान जहाँ शीत ऋतु में अधिक वर्षा और गर्मी के समय कम होती है वहाँ दृढ़ पर्णी वन पाए जाते हैं। वर्षा जल की उपलब्धता और वर्षा के विस्तार के आधार पर विश्व की जो वनस्पति है उसको निम्न क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। संपूर्ण वर्ष पौधों को जल उपलब्ध रहता है और ऐसे स्थानों पर सघन वनस्पति पाई जाती है। फिर है उपोष्ण और उष्ण शीतोष्ण वर्षा वन। ऐसे वन उपोष्ण व उष्ण शीतोष्ण क्षेत्रों में एवरग्रीन वनों के रूप में पाए जाते हैं। फिर है ठंडे शीतोष्ण पर्णपाती वन। इन वनों में पौधों की पत्तियां चौड़ी होती हैं। शरद ऋतु के समय पौधों को जल उपलब्ध नहीं होने पर उनकी पत्तियां झड़ जाती हैं, लेकिन बसंत ऋतु में पौधों में प्रचुर मात्रा में पुष्प खिलते हैं। फिर है ठंडे शीतोष्ण शंकुधारी वन। इनमें शंकु वृक्ष होते हैं और पेड़ों में जो सुई के आकार की पत्तियां सदा हरित होती हैं। वनस्पतियों में पाइनस, सीड्स, स्पाइस या जाति प्रभावी रूप से पाई जाती हैं। टुंड्रा और बर्फीले रेगिस्तान। इन क्षेत्रों में बर्फ़ के जमा होने से तापक्रम की न्यूनता के कारण पौधों की वृद्धि हेतु केवल 2 माह का समय ही मिल पाता है। ऐसे स्थानों पर बहुत ही कम संख्या में पौधे उगते हैं। फिर आता है घास स्थल।
इन क्षेत्रों में वर्षा बहुत ही कम व वर्ष के कुछ महीनों में ही होती है। और रेगिस्तान, इन क्षेत्रों में वर्षा अत्यधिक कम व वातावरण शुष्क रहता है। वनस्पति में कुछ वृक्ष व झाड़ियाँ दूर दूर पर पाई जाती हैं। जल के महत्व के अनुसार ही वार्मिंग ने पौधों को 3 भागों में बांटा। जलोद्भिद, जो पौधे जलीय वातावरण में पाए जाते हैं। मरुद्भिद, जो पौधे शुष्क जलवायु या पानी की कमी वाले स्थानों पर जीवन यापन के अनुकूल हों। फिर है समोद्भिद, ऐसे स्थान जहाँ पर न जल की अधिकता हो न वहाँ पे कमी हो, वो जो पौधे होंगे उसको समोद्भिद में रखा है। फिर है रेंकियर का वर्गीकरण, जो इसमें आप जो आपके चित्र बना हुआ वो भी देख पा रहे हो। और रेंकियर जो है, स्वीडन के पारिस्थितिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रेंकियर ने 1934 में पौधों को उनके जीवन रूपों के आधार पर वर्गीकृत किया। रेंकियर के अनुसार पौधों के वंश को चलाने के लिए उन पर उपस्थित पेरिनेटिक बर्ड जो हैं, अंगों की प्रमुख भूमिका होती है। और ये पौधों में वेजिटेटिव बर्ड, प्रकंद और कंद के रूप में पाए जाते हैं। रेंकियर ने इन्हीं पेरिनेटिक बर्ड की मृदा सतह के संबंध में स्थिति को ही वर्गीकरण का आधार बनाया। उनके अनुसार जिस क्षेत्र में पौधों के विकास के लिए मौसम जितना ही प्रतिकूल होता है, पौधों की ये पेरिनेटिंग जो बर्ड हैं मृदा सतह के उतनी करीब होती हैं ताकि वे नष्ट न हो सकें। और उनके अनुसार जो पौधों के वर्ग हैं वो हैं फेनेरोफाइट, केमीफाइट्स, हेमीक्रिप्टोफाइट्स, क्रिप्टोफाइट्स, थीरोफाइट्स, एपीफाइट्स। क्या क्या हो गई? फेनेरोफाइट, फिर आप यहाँ देख रहे हो केमीफाइट्स, हेमीक्रिप्टोफाइट्स, क्रिप्टोफाइट्स, थीरोफाइट्स, एपीफाइट्स। फेनेरोफाइट्स को पुनः उन्होंने विभाजित किया है उपवर्ग में। वो हैं मेगा फेनेरोफाइट, मीजो फेनेरोफाइट, माइक्रो फेनेरोफाइट, नैनो फेनेरोफाइट, क्लिम्बर फेनेरोफाइट। अब इसमें अपन हर एक को का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से इनका है। पहला जैसे अपना है फेनेरोफाइट, ये ऊंचे वृक्ष या ऊंची झाड़ियाँ होती हैं। यहाँ पे ये जो आपका डायग्राम भी बना हुआ है जिसमें बर्ड्स काफ़ी ऊंचाई पर होती हैं। इन कलिकाओं पर किसी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता है और ये पौधे अधिकांशतः लंबे बहुवर्षीय वृक्ष झाड़ियाँ होते हैं। उपोष्ण तथा आर्द्र उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, जैसे पीपल है, बबूल है, गुलमोहर है, ये सभी इसके एग्जाम्पल के रूप में आप बता सकते हो। फिर आता है केमीफाइट्स। इसके अंतर्गत सदाबहार छोटी झाड़ियाँ आती हैं जिनमें ये जो बर्ड हैं वो मृदा सतह के करीब होती हैं। इन कलिकाओं की ऊंचाई भूमि से 25 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होती है। ये पौधे अधिकांशतः ठंडे और शुष्क जलवायु वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं। बर्च, विलो, लार्च आदि इसके एग्जाम्पल हैं। फिर आता है हेमीक्रिप्टोफाइट्स। इसके अंतर्गत वे पौधे आते हैं जिनमें बर्ड मृदा सतह पर होती हैं और प्रतिकूल अवस्थाओं में कलिकाएँ प्राय बर्फ या लीफ लिटर में या मिट्टियों में ढकी रहती हैं। ये अधिकांशतः ठंडे जलवायु प्रदेश और गर्म रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। फिर है क्रिप्टोफाइट्स। इन पौधों की कलिकाएँ पूर्ण रूप से बाह्य पर्यावरण से सुरक्षित रहती हैं। ये कलिकाएँ पौधों की जड़ों में बल्ब के रूप में होती हैं। भूतल पर तथा जल में पाए जाने वाले इस श्रेणी के पौधों को क्रमशः जियोफाइट तथा हाइड्रोफाइट कहते हैं। जियोफाइट ठंडे आर्कटिक प्रदेशों और भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेशों में
पाए जाते हैं। फिर आता है थीरोफाइट्स। ये पौधे शुष्क आवास स्थलों में पाए जाते हैं। इनमें कोई पैरानिटिक बर्ड नहीं पाए जाते। ये पौधे अपने जीवन चक्र को एक ही मौसम में संपूर्ण कर लेते हैं। प्रतिकूल मौसम में ये पौधे बीज के अंदर एम्ब्रियो के रूप में रहते हैं और अनुकूल मौसम आने पर पुनः विकसित हो जाते हैं। एपीफाइट्स। ये पौधे वायु में रहते हैं, जो कि दूसरे पौधों की पत्तियों अथवा शाखाओं से चिपके रहते हैं। इन पौधों की वास्तविक जड़ें नहीं पाई जाती। ये आर्द्रता वायुमंडल या जिस पौधे पर रहते हैं उसे प्राप्त करते हैं। ये पौधे अधिकांशतः विषुवत के आर्द्र प्रदेशों में, कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं और मानसूनी जलवायु वाले वनों में भी पाए जाते हैं। यहाँ पे जो ये सारणी आप देख पा रहे हो और इसमें है विभिन्न जलवायु प्रदेशों में पौधों के जीवन रूपों का प्रतिशत संगठन। तो ये जो सारणी है इससे आपको ये पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है वो फेनेरोफाइट्स का है, इसके बाद हेमीक्रिप्टोफाइट्स और थीरोफाइट्स का है। और फेनेरोफाइट्स उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रदेशों में अधिकता से पाए जाते हैं, जबकि हेमीक्रिप्टोफाइट्स आर्कटिक और शीतोष्ण जलवायु प्रदेशों में पाए जाते हैं। केमीफाइट्स का केवल आर्कटिक एवं उष्ण शुष्क जलवायु प्रदेशों में प्रतिशत अधिक है। इसी प्रकार जियोफाइट भी आर्कटिक एवं शीतोष्ण जलवायु प्रदेशों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में थीरोफाइट्स का प्रतिशत अधिक है। रैंकियर के अनुसार विश्व के विभिन्न प्रदेशों में पौधों के जीवन रूपों का वितरण हम ये जो डायग्राम है इसमें देख पा रहे हैं। जलवायु प्रदेशों में जीवन रूप, इसके अलावा जो है जलोद्भिद, मृतोपजीवी, परजीवी आदि जो हैं वो भी 3 और जीवन रूप पाए जाते हैं। पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से रैंकियर का जो वर्गीकरण है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पौधों का जो लाइफ फॉर्म है उस स्थान के वातावरण का संकेत या उस वातावरण के अनुकूल ही होता है। किसी भी स्थान की वनस्पति में इन जीवन रूपों में से कोई एक वर्ग के पौधे अवश्य अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और उसी वर्ग के आधार पर वहाँ की वनस्पति एवं वातावरण का ज्ञान हो जाता है। लेकिन कुछ दोष भी हैं। उन्होंने इस अध्ययन में जीवन रूपों का जलवायु से अनुकूलन को ही महत्व दिया। अन्य वातावरणीय कारकों, मृदा, जैविक कारक, माइक्रो क्लाइमेट को महत्व नहीं दिया। वास्तविक रूप में देखा गया है कि एक ही प्रकार की जलवायु प्रदेशों में कुछ दूरी पर पाए जाने वाले पारिस्थितिकी कारकों में परिवर्तन होने के कारण जैविक प्रतिरूप भी प्रभावित हो जाता है। रैंकियर के अनुसार तो समान जलवायु वाले प्रदेशों में जीवन रूप और उनका अनुपात समान होना चाहिए, किंतु भारत में गंगा के मैदानी भाग की जलवायु वनों के विकास के लिए उपयुक्त है तथा वहाँ फेनेरोफाइट्स होने चाहिए, परंतु ये देखा गया है कि वहाँ के वर्णाक्रमानुसार थीरोफाइट्स प्रभावी हैं। इसका एकमात्र कारक जैविक कारक ही है। जैविक कारक क्या, जैसे कृषि कार्य व पशुओं के चरने आदि को इसमें जैविक कारक माना है। तो ये था अपना रैंकियर का जो वर्गीकरण है उसका हमने अध्ययन किया।